वेतन से आय शीर्षक के इस 14वें भाग में आप सभी का पुनः स्वागत। गत 13वें भाग में हमने अनुलाभों के मूल्यांकन पर आयकर अधिनियम के नियमों का अध्ययन प्रारंभ किया था और किराए से मुक्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे हमने ज्ञात किया था। अंत में हमने एक स्पष्टीकरण दिया था, यदि मकान किराए से मुक्त न होकर नियोक्ता द्वारा यदि रियायती दर पर दिया जाए तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। हम वहीं से अपनी बात वापस प्रारंभ करेंगे। Valuation of concessional accommodation. Valuation will be made as if the rent-free accommodation is provided and the amount so computed will be reduced by the rent payable by the employer. ऐसे मकान की सुविधा का मूल्यांकन पहले तो यह मानकर किया जाएगा कि मकान बिना किराए के ही कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए दिया गया है। इसके पश्चात इस मूल्यांकन में से कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया घटा दिया जाता है। यदि कोई राशि शेष बचती है तो शेष राशि ही रियायती दर पर दी गई मकान की सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन एज यूजुअल, यानी हम उस मकान को किराए से मुक्त सुविधा के रूप में मूल्यांकित करेंगे और उसके मूल्य को लिख लेंगे। लेस रेंट पेबल बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर फॉर द अबव फैसिलिटी। इस सुविधा के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा जो कर्मचारी से राशि ली जाएगी उसे घटा दिया जाएगा, तो शेष बची हुई राशि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट यानी सुविधा का कर योग्य मूल्य प्राप्त हो जाएगा। Note: The rule of valuation of concessional accommodation shall be applicable to government employee and non-government employees both. हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मामले में, सरकारी कर्मचारियों के मामले में पहले यह बात कर चुके हैं, पुनः इसे रिपीट कर रहे हैं कि यह जो रियायती दर पर रहने के लिए दिए गए आवासीय मकान का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, इसके नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए समानांतर रूप से लागू होते हैं। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं, पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके नियमानुसार यदि मकान को किराए से मुक्त मानते हुए सुविधा का मूल्यांकन ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसमें से जितना किराया नियोक्ता द्वारा वसूल किया जाता है वह घटा दिया जाता है। और ठीक इसी प्रकार गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पहले हम किराए से मुक्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन नियमानुसार कर लेंगे और नियोक्ता द्वारा चार्ज किया गया किराया घटा देंगे। दोनों ही परिस्थितियों में शेष रही राशि कर योग्य अनुलाभ का मूल्य होगी। एक महत्वपूर्ण और परिस्थिति उत्पन्न होती है जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को होटल में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन ए होटल, होटल में रहने की सुविधा का मूल्यांकन। इफ इन दिस केस वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग: 24% of salary for the period such accommodation is provided or actual charges paid or payable to such hotel. इस प्रकार की यदि कोई सुविधा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई है, प्राय करके यह सुविधा तब दी जाती है जब नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है और दूसरे स्थान पर मकान की व्यवस्था होने तक उसे होटल में रहने की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा का मूल्यांकन निम्न में से दो राशियों में से जो भी कम राशि होगी उसके बराबर
किया जाएगा। वेतन का 24% उस अवधि के वेतन का जिस अवधि में यह सुविधा प्रदान की गई है, और होटल को जो वास्तव में भुगतान की गई राशि है, इन दोनों में से जो भी कम होगा हम उसे सुविधा का मूल्यांकन कहेंगे। However, if the following conditions are satisfied, then nothing is taxable. यदि नीचे दी गई दो में से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है तो हम इस सुविधा का मूल्यांकन नहीं करेंगे और संपूर्ण राशि कर से मुक्त होगी। Such accommodation is provided for a period not exceeding in aggregate 15 days. यदि इस सुविधा का मूल्यांकन कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं दिया जाए। And such accommodation is provided on transfer of employee from one place to another place. जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, यदि यह सुविधा कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के फलस्वरूप दी गई है, स्थानांतरण के फलस्वरूप दी जाए और 15 दिन से यदि अधिक नहीं हो तो इसके मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 15 दिन से अधिक हो जाते हैं तो फिर इस सुविधा का मूल्यांकन करा जाएगा, और मूल्यांकन करने के लिए जैसा हमने पहले देखा, ए और बी दोनों में से जो कम राशि होगी वह कर योग्य सुविधा का मूल्य होगा, जो कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। नोट: इफ द एम्प्लॉय पेज एनी रेंट, the value so determined shall be reduced by the rent actually paid or payable by the employee. ये ठीक वैसा ही नियम है जैसा अभी हमने रियायती दर पर रहने के लिए दिए गए आवासीय मकान के मूल्यांकन के संबंध में पढ़ा था। यानी इस सुविधा को देने के बदले में नियोक्ता द्वारा यदि कर्मचारी से कोई भी राशि वसूल कर ली जाती है तो पहले इस सुविधा का सामान्य तरीके से मूल्यांकन कर लेंगे और उस मूल्य में से कर्मचारी द्वारा चुकाई गई कोई भी राशि घटा दी जाएगी। शेष यदि कोई राशि बचती है तो वह कर योग्य सुविधा का मूल्य होगा। सैलरी हेयर हैज़ द सेम मीनिंग एज इन द केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ऊपर अभी हमने देखा वेतन का 24% उस अवधि के लिए लेना है जिस अवधि के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है, तो हमें वेतन का अर्थ समझना होगा। यहाँ पर भी वेतन का ठीक वही अर्थ है जो हमने भाग 13 वेतन से आय शीर्षक के वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ रेंट के चैप्टर में देखा था। जो किराए से मुक्त रहने के मकान की सुविधा के मूल्यांकन हेतु वेतन का अर्थ होगा, वही वेतन का अर्थ यहाँ पर भी माना जाएगा। Above rule shall be applicable whether the assessee is a government or a non-government employee. यह नियम सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए समानांतर नियम है, दोनों के लिए इसी प्रकार कर लगाया जाएगा। If the facility is provided for more than 15 days, then the perquisite is exempt for first 15 days and thereafter taxable. For example, if facility has been provided for 45 days, then taxable perquisite shall be only for last 30 days. यदि सुविधा 15 दिन से अधिक दिवसों के लिए दी जाती है तो प्रथम 15 दिन कर से मुक्त होंगे और शेष रही अवधि के लिए जो अतिरिक्त अवधि होगी हम मूल्यांकन करेंगे और कर योग्य सुविधा का मूल्य ज्ञात कर वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे। यहाँ प्रथम 15 दिवस इसलिए कहा गया है कि कई बार होटल वगैरह में ज़्यादा अवधि के लिए रुकने पर शुरुआती दिनों में किराया ज़्यादा लगता है और बाद वाली अवधि में किराया कम लगता है, तो हमें सदैव प्रथम 15 दिवस के लिए ही कर मुक्ति प्रदान करनी है। होटल इंक्लूड्स लाइसेंस्ड एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट और गेस्ट हाउस। यानी जो लाइसेंस प्राप्त आवास है होटल के रूप में या मोटेल के रूप में या सर्विस अपार्टमेंट के रूप में या अतिथि गृह के रूप में, इन सभी को होटल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला नियम है
वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसे दायित्वों का भुगतान किए जाने पर कर योग्य सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अब हम उनकी बात करेंगे। Any sum paid by the employer in respect of the monetary obligation of the employee which otherwise would have been paid by the employee is the taxable perquisite in hands of all employees। यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो यदि नियोक्ता न करता तो कर्मचारी को भुगतान करना पड़ता, तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई ऐसी राशि अनुलाभ मानी जाती है और कर्मचारी की आय में सम्मिलित की जाती है। ऐसे दायित्व के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर: फर्स्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स पेड और रिएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। कर्मचारी के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान यदि कनेक्शन कर्मचारी के नाम में है या बिल कर्मचारी के नाम में है, यह भुगतान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है या कर्मचारी द्वारा किए गए भुगतानों का पुनर्भरण द्वारा भी किया जा सकता है। होटल और क्लब बिल्स ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी के होटल अथवा क्लब बिलों का भुगतान। इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, कर्मचारी के देय, आयकर अथवा पेशेवर कर का भुगतान। पर्सनल लोन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, कर्मचारी के निजी ऋण का भुगतान। चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस पेड और रिएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट इफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्ययों का भुगतान केवल उस परिस्थिति को छोड़कर जहां शिक्षण संस्थान नियोक्ता की है, उसके लिए मूल्यांकन के नियम अलग से पढ़ेंगे। सैलरी ऑफ द पर्सनल सर्वेंट पेड और रिएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, यदि कर्मचारी ने घरेलू नौकर रखा है और उसके लिए भुगतान नियोक्ता ने किया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एक्सपेंसेस ऑफ कार ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, यदि कार कर्मचारी की है और उसे चलाने के व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। एनी अदर पेमेंट ऑफ विच बिल्स इज इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड पेड और रिएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, अन्य कोई भी भुगतान यदि बिल कर्मचारी के नाम में है, वह भुगतान नियोक्ता ने किया है। इन सभी भुगतानों को नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान श्रेणी में लिया जाएगा और जितना भुगतान नियोक्ता ने किया है वह उस सुविधा का मूल्य होगा जो कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय एम्प्लॉयर, कर्मचारी के जीवन बीमा के लिए चुकाई गई राशि जो नियोक्ता ने भुगतान किया है का मूल्यांकन। एज पर सेक्शन 17(2)(5) following sums payable by an employer shall be taxable perquisite in the hands of all employees, whether it is paid directly or through a fund other than recognized provident fund or approved superannuation fund or deposit linked insurance fund, to effect an insurance on the life of the assessee or to effect a contract for an annuity. Employee can claim deduction under section 80C for LIC premium paid by employer. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में या वार्षिकी अनुबंध के लिए चुकाई गई राशि अनुलाभ मानी जाती है और कर्मचारी की आय में सम्मिलित की जाती है।
यदि नियोक्ता ऐसे प्रीमियम का भुगतान करता है तो ऐसे प्रीमियम की राशि देय होने पर अनुलाभ होगी। ध्यान दें, वास्तव में भुगतान करने पर कर योग्य होना आवश्यक नहीं है। देय हो गई, भुगतान बाद में भी हो सकती है। देय होते ही वह कर्मचारी के लिए कर योग्य हो जाएगी। यदि नियोक्ता ने दुर्घटना बीमा, चिकित्सा बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा, चरित्रता बीमा के प्रीमियम का भुगतान किया है तो हम पढ़ चुके हैं ये सब कर मुक्त होते हैं। हम इन सभी बीमा प्रीमियमों के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यदि प्रीमियम मार्च 2019 में देय होता है किंतु नियोक्ता ने इसका भुगतान अप्रैल 2019 में किया हो तो ऐसा प्रीमियम गत वर्ष 2018-19 में ही कर योग्य हो जाएगा और अनुलाभ 2018-19 के लिए माना जाएगा, न कि 2019-20 गत वर्ष के लिए। नियोक्ता द्वारा चुकाए गए प्रीमियम की राशि पर कर्मचारी को धारा 80C के अंतर्गत नियमानुसार कटौती प्रदान की जाएगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, नियोक्ता ने इस प्रीमियम का भुगतान किया परंतु क्योंकि यह कर्मचारी के लिए कर योग्य हो गया और उसके कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित हो गया, अब इसका जो भुगतान किया गया है यह इसकी आय मानी जाने के कारण यह मान लिया जाएगा कि आय प्राप्त करने के बाद कर्मचारी ने स्वयं इस प्रीमियम का भुगतान किया है, इसलिए उसे धारा 80C, जिसको हम बाद में जब हम पांचों शीर्षकों का अध्ययन समाप्त कर चुके होंगे तब पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत नियमानुसार छूट दी जाएगी। यहाँ पर बिंदु संख्या गलत लग गई है, ये 4 नहीं है, ये बिंदु संख्या 5 है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को आवंटित या हस्तांतरित निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी अंशों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स allotted or transferred by the employer to the employee. Set equity shares are shares or specified securities issued at discount or for consideration other than cash to employee or director of the company as reward their hard work or for their value addition in the progress of the company. स्वेट अंश या निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ वो है जिसे एक कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को रियायती दर पर या मुफ्त में अथवा किसी कार्य के प्रतिफल स्वरूप नकद के स्थान पर निर्गमित करती है। इस तरह के निर्गमन का विकल्प एक कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ माना जाता है। वह ऐसे अनुलाभ का मूल्य इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। फॉर वैल्यूएशन द रूल्स टू बी फॉलोड आर: नंबर 1, कोटेड शेयर्स, अधिसूचित अंश। इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज देन द फेयर मार्केट वैल्यू विल बी एवरेज ऑफ ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन दैट डे. If shares of the company is listed on more than one stock exchanges, then the fair market value will be average of opening price and closing price of shares on that stock exchange on which records highest volume of trading of shares of the company, where at the date of exercise of option there is no trading of shares on any stock exchange, then the fair market value will be the closing price of the shares on any stock exchange on a date closest to the date of exercise of option and immediately preceding such date. यदि ऐसे अंश भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित है तो ऐसे विकल्प का उपयोग करने वाले दिन का उचित बाजार मूल्य, जो दिन के प्रारंभ व
अंत के मूल्य का औसत होगा ही अंश का मूल्य माना जाएगा। इस राशि में से वह राशि जो कंपनी ने कर्मचारी से वसूली है घटा दी जाएगी। वह शेष राशि ऐसे अंशों का अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगी। यदि ऐसे अंश एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजेस पर अधिसूचित है तो ऐसे केस में वह स्टॉक एक्सचेंज जहां पर सबसे अधिक अंशों की ट्रेडिंग हुई है, खरीद और बिक्री हुई है, उस स्टॉक एक्सचेंज के प्रारंभिक और अंत के मूल्य का औसत ज्ञात किया जाएगा। एक और बात ध्यान देना है, कर्मचारी द्वारा जिस दिन इस विकल्प का उपयोग किया गया, यदि उस दिन किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में यदि इन अंशों की कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं हुई है और प्रारंभिक और अंतिम मूल्य ज्ञात नहीं हो सका है, तो विकल्प उपयोग करने वाले दिन से ठीक पहले वाले वह अंतिम दिन जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज में इन अंशों का सौदा हुआ था, उसकी अंतिम प्राइस को इन अंशों का मूल्य माना जाएगा। Uncoded shares. If the shares of the company is not listed on any stock exchange, then the fair market value of shares will be as determined by the merchant bankers on the specified date. यदि ऐसे अंश भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो उचित मूल्य का निर्धारण मर्चेंट बैंकर द्वारा विकल्प का उपयोग करने वाले दिन किया जाएगा। वह इस मूल्य में से कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी। वह शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगी। नेक्स्ट भी गलत पॉइंट लग गया है 4, जबकि यह होना चाहिए बिंदु संख्या 6। वैल्यूएशन ऑफ contribution in excess of rupees 1,50,000 to any superannuation fund by the employer in respect of the employee. नियोक्ता द्वारा करदाता के संबंध में अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष में 1,50,000 रुपये से अधिक का अंशदान। What is approved superannuation fund? As per section 2(6), approved superannuation funds means a superannuation fund or any part of a superannuation fund which has been the and continues to be approved by the principal chief commissioner or chief commissioner or principal commissioner or commissioner in accordance with the rules contained in the part B of the 4th schedule. अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष का अर्थ है एक ऐसा कोष जो या किसी कोष का भाग जो आयकर अधिनियम के 4th शेड्यूल के बी भाग में निर्धारित किए गए अधिकारियों जैसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किया गया है और लगातार अनुमोदित किया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। यदि कर्मचारी द्वारा स्वयं ऐसे अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष में कोई भी भुगतान किया जाता है, योगदान दिया जाता है, तो अंडर सेक्शन 80C(2)(7) deduction up to rupees 1,50,000 is available for contribution to approved superannuation fund. अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष में कर्मचारी का 1,50,000 रुपये तक का योगदान कटौती योग्य होगा धारा 80C में। टैक्सेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। यदि इसी अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष में नियोक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई योगदान दिया जाता है, एज पर सेक्शन 17(2), द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड by the employer in respect of the SSC to the extent it exceeds 1 lakh rupees is chargeable as perquisite.
यदि ऐसे किसी भी कोष में धारा 17(2) के अनुसार 1,00,000 रुपये से अधिक का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो अधिक भुगतान की गई राशि अनुलाभ मानी जाकर कर योग्य होगी। परंतु ध्यान रहे, इस लिमिट को कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से रिवाइज कर दिया गया है ताकि यह धारा 80C के बराबर समानांतर आ जाए, क्योंकि धारा 80C में कर मुक्ति की राशि, कटौती की राशि 1,50,000 रुपये है। इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2017-18 अथवा उसके पश्चात नियोक्ता द्वारा ऐसे फंड में दिए गए योगदान के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी गई है। 7th, वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया गया है तो ऐसे ऋण का किन किन परिस्थितियों में कर से मुक्ति मानी जाएगी और किन परिस्थितियों में कर योग्य होगा और कर किस प्रकार लगाया जाएगा, इससे संबंधित नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, हमने इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन के बारे में कर मुक्त अनुलाभों के बिंदु में भी डिस्कशन किया था। दोनों ही चीज़ें एक साथ हमें डिस्कस करनी पड़ती है। निश्चित सीमा तक या निश्चित कारणों से जब ऋण दिया जाता है तो वह आयकर अधिनियम में कर मुक्त है। यदि वह सीमा या वह कारण मौजूद नहीं है तो हमें इसे अनुलाभ मानकर, कर योग्य अनुलाभ मानकर उसका मूल्यांकन करना है और कर लगाना है। एज पर रूल 371, एनी लोन गिवन फ्री ऑफ इंटरेस्ट और कंसेशनल इंटरेस्ट shall be a taxable perquisite and calculated at the rate charged by State Bank of India as on first day of previous year on loan for the same purpose। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई भी ऋण बिना ब्याज के अथवा रियायती दर पर ब्याज लगाकर दिया जाता है तो वह कर योग्य होगा और कर की सुविधा का मूल्यांकन उस ब्याज को आधार मानकर किया जाएगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में गत वर्ष के प्रथम दिन उसी प्रकार के ऋण के लिए चार्ज किया जाता। मान लीजिए नियोक्ता ने कर्मचारी को 5 लाख रुपए का हाउसिंग लोन दे दिया जिस पर वह कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाएगा। अभी हमारा गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 और कर निर्धारण वर्ष है 2020-21। 1 अप्रैल 2019 को यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गृह ऋण के लिए 8% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है तो नियोक्ता जितनी अवधि के लिए कर्मचारी को यह ऋण सुविधा देता रहेगा उस पर 8% की दर से ब्याज को सुविधा का मूल्यांकन मानते हुए कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे। यदि नियोक्ता इस ऋण के लिए मान लेते हैं 2% की दर से ब्याज वसूल करता है, यानी रियायती दर पर उसने ऋण उपलब्ध करवाया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चार्ज की जाने वाली 8% की राशि में से 2% घटाने के पश्चात जो 6% बचेगा उस 6% की दर से सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस ड्यूली डिडक्टेड बाय एक्चुअल इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। यहाँ पर ब्याज की गणना करने के लिए किसी भी माह के अंदर जो सबसे अधिक बकाया राशि होगी उस बकाया राशि पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आधारित
ब्याज की दर की गणना करेंगे, हम उस दर को काम में लेते हुए सुविधा का मूल्यांकन कर योग्य वेतन में सम्मिलित करेंगे। एक्सेप्शन: नो वैल्यूएशन नीडेड इफ लोन बाय एम्प्लॉयर इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग। यदि निम्न में से किसी भी कारण से ऋण दिया जाता है या निम्न में से कोई भी कारण मौजूद है तो उस पर कोई भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा, उसे कर योग्य अनुलाभ नहीं माना जाएगा। ए, लोन अप टू ₹20,000, 20,000 रुपये तक का ही ऋण दिया गया है किसी भी उद्देश्य के लिए। लोन फॉर मेडिकल पर्पज फॉर प्रेस्क्राइब डिजीज़, निर्धारित बीमारियों के लिए यदि चिकित्सा करवाने हेतु नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को ऋण दिया गया है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यानी यूँ कह सकते हैं बिना किसी कारण के 20,000 रुपये तक का ऋण दिया गया है तो उस पर कोई सुविधा का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं, और किसी निर्धारित बीमारी के इलाज के लिए ऋण दिया गया है तो भी सुविधा का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप्स टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट। अब ध्यान दें, हम इस सुविधा का मूल्यांकन करेंगे कैसे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। प्रत्येक माह के अंत में अधिकतम कितनी बकाया राशि है उसकी गणना कर लें। स्टेप 2, फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय SBI ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ सिमिलर लोन। फिर ज्ञात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चार्ज की जाने वाली गत वर्ष के 1 अप्रैल को उसी प्रकार के ऋण के लिए जो ब्याज की दर है। स्टेप 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एज पर स्टेप 1 एट द रेट एज पर स्टेप 2 फॉर ईच मंथ। प्रत्येक माह के लिए स्टेप 1 में ज्ञात की गई राशि पर स्टेप 2 में ज्ञात की गई दर से आप ब्याज की गणना कर लें। स्टेप 4, टोटल ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एज पर स्टेप 3। फिर स्टेप 3 में जो कुछ भी हमने प्रत्येक माह के लिए ज्ञात किया है उसकी जोड़ कर लें। स्टेप 5, लेस इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। यदि कर्मचारी द्वारा कोई भी प्रकार का ब्याज का भुगतान नियोक्ता को किया गया है तो उसे घटा दिया जाए। स्टेप 6, बैलेंस अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। जो भी राशि बच जाएगी वह ब्याज मुक्त या रियायती दर पर ब्याज के ऋण की सुविधा का मूल्य होगा, अनुलाभ का मूल्य होगा, जिसे हम कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे। इस व्याख्यान में हमने 7 अनुलाभों के बारे में, उनके मूल्यांकन के बारे में, उनके नियमों के बारे में अध्ययन किया। शेष रहे अनुलाभों के मूल्यांकन का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।